नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सकरा के नामनगर की यह घटना बताई जा रही। 22 साल के विकास की हत्या की गई। बाजी चौक पर सीएसपी सेंटर ये चलाया करता था युवक और सेंट्रल बैंक का ये सीएसपी संचालक था। दरअसल घर से पैसे लेकर ये युवक बाहर निकला था और इतने में दो बाइक सवार अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रियांक, अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है, एक बार फिर से ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या है ये पूरा मामला? तो सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हम अपने संवाददाता से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर है, जहां 22 साल के विकास की हत्या कर दी गई है। वो अपने घर से पैसे लेकर बाहर निकला। बाजी चौक पर सीएसपी ये चलाता था युवक और दो युवकों ने, बाइक सवार अपराधी वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने इस युवक की हत्या कर दी। सेंट्रल बैंक का सीएसपी संचालक था विकास और आज उसकी हत्या कर दी गई है। दरअसल घर से पैसे लेकर ये बाहर निकला था और शायद इसकी खबर पहले से ही अपराधियों की थी और इसी खबर के आधार पर, इसी सूचना के आधार पर आज अपराधियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। विकास को मौत के घाट उतार दिया। 22 साल के विकास की निर्मम हत्या कर दी गई है। गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। बाजी चौक पर सीएसपी चलाता था ये युवक। मुजफ्फरपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सेंट्रल बैंक का सीएसपी संचालक था विकास कुमार। 22 साल महज उम्र थी इसकी और घर से पैसे लेकर ये युवक बाहर निकला था और इसी कड़ी में आज उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अब हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रियांक, अपराधियों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? जैसे ही सुबह सुबह जब जो सीएसपी संचालक विकास है वह घर से निकला और बाजी, जो कि सकरा थाना क्षेत्र के बाजी में उसका सीएसपी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का था, वहां जाने के लिए निकला था कि रास्ते में दो बाइक सवारों में से गोली मार दी। तो ये एक बड़ी घटना है और बेखौफ अपराधी लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही। युवक का शव जो है वह फिलहाल एक निजी अस्पताल में भेजा गया था, वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रियांक, वहां क्या लोगों में आक्रोश भी है? क्या स्थानीय लोग कुछ डिमांड भी कर रहे हैं? कुछ गुस्सा उनका देखने को मिल रहा? जी, लोग तो लगातार इस चीज को लेकर जो है वो नाराज हैं ही। प्रशासनिक उदासीनता जिस तरीके से देखी जा रही है, पुलिस जिस तरीके से निराशाजनक उनका प्रदर्शन पुलिस का देखा जा रहा है कि लगातार ऐसी घटनाएं जिले में हो रही है और ऐसे में पुलिस मौके पर समय से नहीं पहुंच पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, दानापुर से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां 1 करोड़ के सोने की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बेटा के कन्हौली में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 किलो सोना और 2 लाख कैश की लूट की गई। हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक पर सवार होकर अपराधी पहुंचे थे और दुकान खोलने के दौरान ही लूटपाट की गई। जेवरात से भरे बैग लेकर अपराधी फरार हो गए। नाराज लोगों ने चक्का जाम कर रखा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे दानापुर से, जहां पर लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। अपराधियों ने करीब 1 करोड़ के सोने की लूटपाट की है। बेटा के कन्हौली में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। सब जगह तरबा बहुत दुकान पर आया। कितना के हम घर पर थे। जो आपका सोना लूट हुआ कितना था? 1.5 किलो से कम नहीं था। कितना कीमत होगा? सब बाकी था। कितना कीमत होगा उसका? कीमत हम कैसे बता सके? कीमत हम कैसे बिचर रहा है? क्या किसी का देना था? पार्टी का देना था, पैसा दे रहा, उस समय कैश भी था। जी, कितना कैश? पार्टी का 12 बजे के पार्टी के आने का कैश कितना था? 2 लाख रुपया कैश था। 2 किलो सोना था। अरे बाप। और इस पूरी खबर की अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, ये गीता के पास कन्हौली गांव है और वहीं पर गुप्ता ज्वेलर्स है और उसके मालिक है जितेंद्र कुमार। रोज की तरह आज भी ये सुबह थैले में ज्वेलरी लेकर अपनी दुकान पर जा रहे थे और पहले से घात लगाए जो बाइक सवार अपराधी थे, उन्होंने उन पर हमला बोला और पिस्टल की नोक पर जो थैले में रखी ज्वेलरी थी वो लूट कर ले गए हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि 2 किलो से थोड़ा ज्यादा सोना था, यानी 1 करोड़ रुपए से अधिक का सोना था ये और 2 से 2.5 लाख रुपए का था, जैसा कि आप अभी दुकानदार को भी सुन रही थी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी वारदात इस लिहाज से कि बिहार में लगातार हर जिले में हर जगह जो आभूषण के विक्रेता हैं वो लगातार अपराधियों के निशाने में है
और कई बार पुलिस मुख्यालय की तरफ से रणनीति बनी, जिले में एसएसपी ने और एसपी ने अपने स्तर पर जो है एक्शन प्लान बनाया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात एक बार फिर से बड़ी घटना को अंजाम दिया। करोड़ों के सोना लूट कर ले गए हैं और अभी पटना बिहटा मार्ग जो है, जो रास्ता है, इसको ब्लॉक कर दिया है। जो लोग हैं वो बेहद नाराज हैं इस घटना को लेकर और फिलहाल जाम की स्थिति है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग को समझाने में लगी है, लेकिन फिर से ये राजधानी पटना है जहाँ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए संजय। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में शराब कारोबारियों और शराब पीने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में उत्पाद विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 83 शराबियों और 18 कारोबारियों को उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शराबियों में 6 सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें 2 स्वास्थ्य विभाग के, 2 रेलवे के और 2 बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। वहीं उत्पाद विभाग के अधीक्षक का कहना है कि ज्यादातर शराबी झारखंड से शराब पीकर आए हुए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बेचने के मामले में, रियल में बेचने के मामले में पकड़े गए 101 सबसे अधिक कहलगांव क्षेत्र में, उसके बाद सदर क्षेत्र में पकड़े गए। नवगछिया से केवल 4 लोग पकड़े गए। लगातार सर आप लोग के द्वारा जी लगातार की जा रही है सर, लेकिन फिर भी शराब सर कैसे लोग पी रहे हैं, कैसे आ रहा है? और देखिए, बिहार में खाद की किल्लत पर कृषि मंत्री का बयान सामने आया है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि रैक लगाने की जिम्मेदारी केंद्र की है। सही समय पर सप्लाई की मांग, कालाबाजारी पर रोक की कवायद केंद्र सरकार की तरफ से की जानी चाहिए और जिले के डीएम को उन्होंने निर्देश देने की बात कही है। दरअसल नेपाल से सटे इलाकों में बीजेपी अपनी चौकसी बना रही है, ये कहना है कृषि मंत्री का। बेवजह मुद्दा सरकार में चुप रहते हैं सरकार के लोग, बीजेपी के लोग आखिर क्यों चुप रहते हैं? इस तरह के मुद्दों पर आखिर वो क्यों चुप्पी साध रखते हैं, ये कहना है बिहार के कृषि मंत्री का। कालाबाजारी की सवाल किसने उठाया? कालाबाजारी का मैं जानना चाहता हूं कि ये सवाल किसने उठाया? बीजेपी की तरफ से उठाया। अभी तक सरकार किसकी थी? सरकार तो हमारी थी नहीं, सरकार उनकी थी। तो जब उनको मौका मिला तो इस कालाबाजारी को उन लोगों ने क्यों नहीं रोका? और जब से मैं बना हूं कृषि मंत्री, पूरे नेपाल से सटे जितने जिले हैं सब में जो है हमने पत्र भेज करके और कलेक्टर के नेतृत्व में हमने कहा है कि सब जगह जो है छापामारी करिए। तो हमारा जो सिस्टम है हम वो कर रहे हैं। लगातार मैं एक बात कहते आ रहा हूं कि हमारा डिमांड होता है कि हमको किस जिले में कितने यूरिया चाहिए, डीएपी चाहिए, उसके अनुसार जो है रेक लगाई जाती है। तो रेक लगाने की जिम्मेवारी किसकी है? ये भारत सरकार की है। और दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रेम मोहन मिश्रा को सर तन से जुदा करने की धमकी के मामले में बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि ये घोर निंदनीय बात है। आतंकी और कट्टरपंथी मानसिकता और गतिविधियों से बिहार अब अछूता नहीं रहा। पीएफआई के बारे में जो खुलासे हुए वो इस बात को साबित भी करते हैं। 20,000 लोग ऑलरेडी ट्रेंड कर दिए गए। अब जो राजस्थान में हो चुका और महाराष्ट्र में हुआ कि सर तन से जुदा कर दी गई, तो अब ये धमकी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रेम मोहन मिश्रा जी को ऐसी ही धमकी मिली है। इधर गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव में चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आए, लेकिन कुर्नी में उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष यानी कि पशुपति पारस का बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। पारस ने कहा कि 26 और 27 वो कुर्नी में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर में उन्होंने कई सालों तक काम किया और वहां की जनता का भरपूर सहयोग उन्हें मिलेगा। पशुपति पारस से बातचीत की हमारे संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार में हाल ही में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, एक और सीट कुर्नी में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं
क्या कुढ़नी में भी चिराग पासवान प्रचार करेंगे या फिर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे? केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हमारे साथ हैं। जो अगर पिछले दिनों की हम बात करें तो चिराग पासवान जैसे प्रचार करते नजर आए बीजेपी के लिए, कुढ़नी की रूपरेखा क्या होगी? क्या चाचा के बदले भतीजा ही बीजेपी के लिए वहां प्रचार करेंगे? 26 और 27 2 दिन का हमारा कार्यक्रम कुढ़नी में है और जहाँ जहाँ घनी आबादी है, हमारे समाज के लोग घनी आबादी है। उम्मीद यही की जा रही है पार्टी की तरफ से कि कुढ़नी में बीजेपी की प्रत्याशी की जीत होगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और जेडीयू में सांगठनिक चुनाव में गड़बड़ी को लेकर नेताओं में खास तौर पर नाराजगी देखी जा रही है और इसी बीच आज बक्सर से आए कई नेता जेडीयू कार्यालय में धरने पर बैठ गए। इनका आरोप है कि जिला अध्यक्ष के चुनाव में धांधली की गई है। निर्वाचन पदाधिकारी न्याय करो। अध्यक्ष का चुनाव था, 2-3-4 आवेदन आए जिसका कोई प्रस्तावक नहीं था। एक ही आदमी के नाम पर सारे लोगों ने समर्थन किया, 195 वोटर्स, उसमें 184 या 85 जुटे, सब लोगों ने समर्थन किया। उसका सबका प्रूफ है, वीडियो फुटेज भी बना हुआ है सब लोगों का। लेकिन वहां से डीआरओ और पर्यवेक्षक नाम भेजे दूसरे का कि फलना को निर्वाचित घोषित किया, रजिस्टर की कॉपी भी है। और यहाँ आने के बाद कल नाम जो घोषित किया गया उसमें दूसरे आदमी का नाम, जो न प्रखंड की प्रक्रिया में भाग लिया न जिला की प्रक्रिया में भाग लिया, और जो आवेदन दिया उसका ही नाम घोषित कर दिया गया कि जो आदमी न प्रखंड के प्रक्रिया में भाग लिया और न जिले के प्रक्रिया में भाग लिया, उनका नामांकन भी नहीं है। जिले के प्रक्रिया में नामांकन भी नहीं है, न वहाँ भाग लिया न प्रखंड में भाग लिया। उस ऐसे आदमी को जिला अध्यक्ष घोषित कर देना, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा जितना हमारा मीडिया। लेकिन जिहादी और आतंकवादी इस मीडिया को जिहाद का आधा हिस्सा मानते हैं और वो मीडिया के जरिए जिहाद फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस अनुवाद को हम ग्लोबल सांस्कृतिक दूरी मिटाने का हथियार मानते हैं, उसी अनुवाद को आतंकवादी जिहाद का तंत्र मानते हैं। आज न्यूज़ 18 इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर के इसी जिहादी तंत्र को एक्सपोज करने जा रहा है। और इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर यानी कि आईटीसी का जिहादी तंत्र बिहार पुलिस मुख्यालय के उस पत्र से एक्सपोज हो गया है जिसमें आईजी ने बिहार के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आईटीसी पोर्टल के जरिए लोगों को जिहाद के लिए उकसाता है। हाल के दिनों में बिहार में लगातार आतंकी गतिविधियों का खुलासा किया जा रहा है और इसी साल 12 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जिसके बाद देश भर में छापेमारी की कार्रवाई की गई और सबूतों और तथ्यों के आधार पर पीएफआई पर प्रतिबंध भी लगाए गए। पीएफआई के ठिकानों से मिले दस्तावेजों में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही गई थी और इन खुलासों के बाद से बिहार पुलिस अलर्ट मोड पर है। आईटीसी की गतिविधियों के सामने आने के बाद बिहार पुलिस एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। वहीं आईजी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारी, रेल पुलिस को जो पत्र लिखा है उसमें इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर पर कार्रवाई की बात कही गई है। पत्र में क्या लिखा गया है वो भी बता दें। पत्र में लिखा गया है कि सूचना के मुताबिक वेब पोर्टल इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर ने प्यारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के नाम से एक पोस्ट शेयर की है। पोस्ट में यह अपील की गई है कि क्या जिहादी मीडिया वर्कर्स में आपकी रुचि है? क्या आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं? किसी भाषा युग्म के लिए क्या आप काम करना चाहते हैं? आइए मुजाहिद उलमा और उमरा के लेखों के ट्रांसलेशन के हमारे प्रोजेक्ट में शामिल हो। जिहादी मीडिया में योगदान देने के लिए ये आपके लिए अनोखा अवसर है। अपने मूल्यवान कार्यों के जरिए अपने अनजान भाइयों बहनों को फायदा पहुंचाएं।
कहा जाता है कि आधा जिहाद मीडिया है। ऊपर की बातों को ध्यान में रखते हुए किसी अनहोनी घटना से बचने के लिए आपसे आग्रह है कि सभी एहतियाती और सुरक्षात्मक उपाय करें। आईजी मुख्यालय की तरफ से यह पत्र जारी किया गया, जिसमें ये सारी बातों का जिक्र किया गया है। और आईटीसी क्या है, ये समझना आपके लिए बेहद अहम और अनिवार्य हो जाता है। आईटीसी मतलब इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर। ये जिहाद के लिए लोगों को भड़काता है, जिहाद के लिए मुसलमानों को भड़काता है, उसामा हक्कानी जैसे आतंकियों की बातें छापता है, विदेशी इस्लामी आतंकियों के पोस्ट पब्लिश किया करता है और विदेशी इस्लामी आतंकियों के लेखों को ट्रांसलेट भी कराता है, यानी कि उसका अनुवाद भी कराया जाता है। अनुवाद किए गए लेखों को पोर्टल पर पब्लिश करते हैं। हथियारबंद जिहाद के लिए लोगों को उकसाते हैं और ट्रांसलेशन के लिए एक भी पैसा नहीं दिया जाता है। और आईटीसी मुस्लिम धर्म के युवाओं के बीच नफरत के बीज बोता है। आईटीसी की साइट में मुसलमानों से जिहाद का रास्ता अख्तियार करने की अपील की गई। आपसी भेदभाव भूलकर एकजुट होकर जिहाद करने की अपील की गई और मुसलमानों के खून को पूरे संसार से ज्यादा मूल्यवान बताया गया। म्यांमार की सेना को उखाड़ फेंकने के लिए रोहिंग्या का साथ देने की अपील की गई और राष्ट्रवाद जैसी चीजों से ऊपर उठकर जिहाद और जिहादियों का समर्थन करे, इसकी भी अपील की गई। पूरी दुनिया में इस्लामिक शासन की स्थापना का ये सपना आईटीसी देखता है और यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय पूरी तरह सतर्क है, सजग है कि किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, वहीं कांग्रेस और जेडीयू ने कहा है कि बरगलाने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हर देश दुनिया में टेररिज्म के और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टेंडेंसीज के ग्रोथ का एक प्रोडक्शन सेंटर तो नहीं बनता जा रहा। जिस तरीके से पिछले दिनों नीतीश कुमार जी की नाक के नीचे जो पीएफआई का पूरा मोडस ऑपरेंडी खुलासा हुआ, 20,000 लोग ट्रेन कर दिए गए, एनआईए, आईबी सबको इन्वॉल्व होना पड़ा इन्वेस्टिगेशन में। देखिए, धर्म प्रचार का अधिकार सबको है, अपने धर्म के संतों, महर्षियों, पैगंबरों की बात बताने का अधिकार सबको है, लेकिन उसकी आड़ में किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने, घृणा फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। बिहार सरकार की यह प्राथमिकता है कि बिहार में अगर कोई कानून को अपने हाथ में ले, गड़बड़ी करने की कोशिश करे तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण स्थापित किया है, सद्भाव का वातावरण स्थापित किया है। और बेतिया से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। दूधा मठिया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही। गांव के ही रामानंद शर्मा पर आरोप है और हत्याओं की वजह का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रही है कि आखिर किस वजह से एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। गांव के ही एक व्यक्ति पर यह आरोप लगा है कि उसने ही पीट कर उसकी हत्या कर दी है। मेरे पापा को, दिनेश्वर यादव को, गांव में रामानंद शर्मा, गाजर शर्मा, अवधेश शर्मा, शत्रुघ्न शर्मा, ये 5 भाई जो है लोग, और उनका लड़का सहारा, ये सब मिल के मारा है। ये गए थे मणिशंकर राय के घर, दावत खाने के लिए बोला गया था। लोग वापस आ रहे थे, नहीं वहीं पे बैठे थे रामप्रसन शर्मा के दरवाजे पे। तो ये रामानंद शर्मा का दरवाज़ा सामने है, तो ये वहीं से ये 5 भाई खींच के मारा है। लोग उनका लड़का सब था। और सरकार के निर्देश पर जमुई जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की हाजिरी अब बायोमेट्रिक मशीन से बनेगी। अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी समय पर आएं और जाएं, साथ ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए जिले के सदर अस्पताल से लेकर पीएचसी तक बायोमेट्रिक मशीन इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि स्वास्थ्य सेवा देने वाले लोग समय पर अस्पताल पहुंचेंगे। सदर अस्पताल में लगे बायोमेट्रिक मशीन का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए बायोमेट्रिक
मशीन को लगा दिया गया है, और वो इसलिए कि जो मेडिकल स्टाफ है, चाहे डॉक्टर हैं, वो समय पर आए और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे। हम सदर अस्पताल के जो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट है उस कक्ष में है, और यहाँ पर डॉक्टर की हाजिरी बनती है, और साथ ही जो सुपरिटेंडेंट ऑफिस के लोग हैं उनकी हाजिरी बनती है। और देख सकते हैं कि यही बायोमेट्रिक मशीन है, और ये बायोमेट्रिक मशीन सिर्फ हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के ही ऑफिस में नहीं, बल्कि अगर बात किया जाए तो CS ऑफिस में, हॉस्पिटल के मेन बिल्डिंग, साथ ही जिले के सारे PSC में इंस्टॉल किया गया है। वो इसलिए कि जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, वो समय पर आए, क्योंकि कहा जाता था कि डॉक्टर्स आते नहीं हैं, मेडिकल स्टाफ आते नहीं हैं। और चूंकि स्वास्थ्य सुविधा की बेहतरी हो, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम उठाया है। और देख सकते हैं कि मशीन इंस्टॉल हो गया है और लोग हाजिरी इससे लगाना भी शुरू कर दिए हैं। और ये हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट जो जमुई जिले के सदर अस्पताल का हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट है, वो चेंबर है, और यहाँ पर डॉक्टर की हाजिरी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट है, उनसे बात करेंगे। अच्छा, असर क्या पड़ेगा इसका? ये जो डिवाइस लगाया गया है, इसका असर ये होगा कि लोग पंक्चुअल हो जाएंगे आने में, है ना। और जो लोगों की शिकायत है कि समय पर कर्मी नहीं रहते हैं या डॉक्टर नहीं रहते हैं, तो ये शिकायत दूर हो जाएगी। जैसा कि देख सकते हैं कि, और बता दें कि अक्सर ये कहा जाता था कि डॉक्टर समय पर आते नहीं हैं, मेडिकल स्टाफ समय पर आते नहीं है, और उसका असर पड़ता था स्वास्थ्य सेवा पर। जहाँ पर आम लोगों में यह शिकायत रहती थी, उस शिकायत को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाया, और उसका असर ये हुआ कि जमुई जिले के PSC या सदर अस्पताल या ऑफिस में जहाँ पर डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ होते हैं, वहाँ पर बायोमेट्रिक मशीन लगा दी गई ताकि हाजिरी उनकी ऑनलाइन बने। KC कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।